Number 104 is starting here. आदित्य की कार बीच सड़क पर रुकी हुई थी। उसकी वजह से जितनी भी कार और टू व्हीलर्स उसके पीछे थीं, वो सब हॉर्न बजा बजा कर उसे गाड़ी हटाने के लिए बोल रहे थे। कुछ लोग तो उसे गालियां भी दे रहे थे, लेकिन आदित्य की दुनिया जैसे हिल गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस सुशील के ही शब्दों को अपने दिमाग में घुमाया जा रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या सुशील ने जो कहा है वो सच में कहा है या फिर वो बस उसका एक वहम है। वो यही सोच रहा था कि तभी एक आदमी आया जिसने बहुत ही गुस्से से उसकी कार के कांच पर नॉक किया। तब आदित्य का ध्यान टूटा। उसने उस आदमी की तरफ देखा। कांच लगे होने की वजह से उसे आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी लिपसिंग से साफ था कि वो आदित्य को गालियां दे रहा है। आदित्य को समझ आ गया कि वो किस कंडीशन में है और उसने बिना कुछ कहे ही जल्दी से वहां से गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस रोड का ट्रैफिक क्लियर हो गया और आदित्य धीरे धीरे करके साइड में अपनी गाड़ी को ले जाने लगा। फिर उसने फुटपाथ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और एक बार पीछे पलटकर सुशील की तरफ देखा। सुशील अभी भी उसी तरह नशे में दिख रहा था और बैक सीट पर लेटा हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। आदित्य ने फिर सुशील को थोड़ा सा हिलाया और उससे पूछा, सुशील, मेरी आवाज आ रही है? क्या कह रहे थे तुम आदित्य शंकर के बारे में? बताओ, क्यों मार डालोगे तुम उसे? सुशील की आंखें बंद थीं और आदित्य उसे ही देख रहा था। सुशील ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। सपने में ही, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने नशीली आवाज में कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तुम मुझे घर छोड़ दो मृणाली, अब मुझे होटल नहीं जाना। तुम मुझे घर छोड़ दो, मेरे पापा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर सुशील के चेहरे से स्माइल चली गई और वो फिर से जोन आउट हो गया। लेकिन आदित्य का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसके लिए यह सिचुएशन बहुत ही अजीब बन गई थी। उसके मन में अब यही सवाल चल रहे थे कि सुशील ने ऐसा क्यों बोला। वो आखिर आदित्य को किस तरीके से मारने के बारे में सोच रहा है, और क्या आदित्य का शक सही था जो उसने पहले सुशील पर किया था। इन सवालों की वजह से आदित्य को अपने सर में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन महसूस हुआ। उसे समझ आया कि मजबूरी में ही सही, लेकिन अब उसे सत्यम विधि का यूज करके सुशील से यह बाहर निकलवाना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों कहा। आदित्य ने यही बात सोचकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने डिसाइड किया कि वो अपने पुराने प्लान के अकॉर्डिंग ही सुशील को खंडहर वाली जगह पर ले जाएगा और वहां उससे पूछताछ करेगा। आदित्य ने गाड़ी की स्पीड तेज कर रखी थी और वो सुशील को रियर व्यू मिरर से कभी इधर तो कभी उधर झूमता हुआ देख रहा था। सुशील अभी भी हमिंग कर रहा था जैसे कोई गाना गा रहा हो, लेकिन उसके मुंह से प्रॉपर वर्ड बाहर नहीं आ पा रहे थे। सुशील अचानक चुप हो गया और आदित्य को एक सेकंड के लिए लगा कि सुशील बेहोश हो गया, लेकिन अगले पल वो फिर गाने लगा। आदित्य ने सोचा कि अगर सही टाइम पर सुशील को अपने वश में कर लिया तो शायद उसे आज सब कुछ पता चल जाएगा। इसी बात को मन में रखकर वो ड्राइविंग पर फोकस करने लगा और थोड़ी ही देर में वो खंडहर वाली जगह पर पहुंच गए। आदित्य को यह जगह पहले से ही पता थी, क्योंकि वो पिछली जिंदगी में कई बार यहां पर आया था। वो जगह बिल्कुल शांत थी और आसपास जंगल जैसे बहुत ही घने पेड़ थे। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर एक टाइम पर कोई आदमी रहता था, लेकिन जानवरों से परेशान होकर उसने ये बंगलों को खाली छोड़ दिया था और इसकी वजह से ही यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। किसी ने यहाँ पर इतनी लाइट्स भी नहीं लगाई थी कि कोई इसे रात में देख सके। लोगों को डर लगता था कि यहाँ भूत होंगे, इसलिए वो इस बंगलों से दूर रहते थे। लेकिन आदित्य के पास जो शक्तियां थीं, उससे उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि भूत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो तुरंत ही गाड़ी से उतरा और फिर उसने बैक सीट पर लेटे हुए सुशील को अपने कंधे पर उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे विक्रम ने बेताल को उठाया था। सुशील का वजन आदित्य से बहुत ज्यादा था, लेकिन आदित्य बहुत दिनों से साधना कर रहा था और उसके अंदर बहुत एनर्जी थी, इसलिए वो उसे हल्का लग रहा था। आदित्य धीरे धीरे करके उसे खंडहर के अंदर ले जाने लगा। सुशील कंटिन्यूअसली उसके कान में कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था, पर आदित्य बस ये चाह रहा था कि वो बेहोश ना हो। अंदर जब वो एक कमरे में घुसा तो वहां पर बहुत अंधेरा था। उसने सुशील को जमीन पर बैठा दिया और फिर अपना फोन निकालकर उसके फ्लैश लाइट से इधर उधर देखा। दीवारों पर बहुत ही ज्यादा और बड़े बड़े मकड़ी के जाले थे। खिड़कियां फूटी हुई थी, जिसकी वजह से ठंडी हवा और चांदनी अंदर आ रही थी।
और फ्लोर पर भी बहुत ज्यादा धूल थी। उसने जब फ्लैशलाइट को ऊपर छत की तरफ किया तो वहां पर कुछ चमगादड़ लटके हुए थे। उन पर लाइट पड़ते ही वो वहां से बाहर निकल गए और आदित्य ने अपने सिर पर हाथ करके अपने आप को बचाया। फिर जब उसे लगा कि वहां पर कोई नहीं है तो उसने सुशील को दीवार के सहारे टिकाया और खुद भी वहां पर बैठ गया। सुशील की आंखें अभी भी बंद थीं और आदित्य को लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा। इसलिए आदित्य उठा और जल्दी से पानी ढूंढने लगा, लेकिन उसे आसपास कहीं भी पानी नहीं दिख रहा था। उसने आंख बंद करके हर साउंड पर फोकस करने की कोशिश की और तब उसे कहीं से नल में से टप टप पानी गिरने की आवाज आई। आदित्य फ्लैशलाइट लेकर उस तरफ गया और जब वो सीधे कॉरिडोर में जाकर लेफ्ट की तरफ मुड़ा तो वो किचन में पहुंच गया। किचन की भी हालत वही थी जैसे पूरी बंगलों की थी। उसने वहां पर नल में से टप टप गिरते हुए पानी को देखा और फिर आसपास बर्तन ढूंढने लगा। उसे एक टूटी हुई कढ़ाई मिल गई जिसमें उसने पानी भरा और वापस जल्दी से सुशील के पास आ गया। उसने थोड़ा सा पानी लेकर सुशील के चेहरे पर छींटा। उसकी वजह से सुशील को थोड़ा होश आया और उसकी आंखें फाइनली खुली। उसे फिर भी सब कुछ धुंधला दिख रहा था और आदित्य ने तब थोड़ा सा पानी उसे पिलाया। सुशील ने उस पानी को जल्दी से गटक लिया। फिर वो सिर को टेका देकर छत की तरफ देखने लगा। आदित्य ने तब अपना हाथ स्ट्रेच करके सुशील के माथे पर 2 उंगली रख दी। फिर आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगा और 2 सेकंड बाद उसने कहा, सत्यम भुवतः संप्राप्ति असत्यम नाश कलेशु। आदित्य का इतना मंत्र कहने पर ही उसकी दोनों उंगलियां फ्लैश लाइट से भी ज्यादा तेज चमकने लगी। उनसे पीले कलर की रोशनी निकल रही थी, जैसे आदित्य कोई पावर सुशील को ट्रांसफर कर रहा हो। असल में यह सत्यम विधि का मंत्र था, जिसकी वजह से अब जो भी सुशील कहेगा वो सच कहेगा। अगर उसने कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश की तो उसकी जुबान ट्विस्ट हो जाएगी और वो कुछ भी नहीं कह पाएगा। आदित्य ने फिर अपनी आंखें खोली और सुशील के चेहरे को अपनी तरफ किया। सुशील की आंखें बंद थीं। तब आदित्य ने सोचा कि उसे 1-2 जेनरिक सवाल पूछने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कंफर्म हो जाए कि मंत्र का असर हुआ है कि नहीं। इसलिए उसने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सुशील बख्शी। सुशील ने उसी तरह की नशीली आवाज में जवाब दिया। आदित्य ने फिर सुशील से पूछा, क्या तुम मैरिड हो सुशील बख्शी? नहीं, मैं अभी मैरिड नहीं हूं, लेकिन मैं मैरिड था। मेरी पत्नी मर गई, इसीलिए मैं अब विदुर से ज्यादा कुछ नहीं हूं। सुशील के जवाब को सुनकर आदित्य को विश्वास हो गया कि उस मंत्र का असर उस पर हो गया है। वो इसलिए क्योंकि अगर सुशील हर लड़की पर ट्राई मारता है तो वो किसी को भी इस सच्चाई के बारे में कभी नहीं बताएगा कि वो शादीशुदा था। तब आदित्य ने सुशील से आगे सवाल पूछा, सुशील, तुम आदित्य शंकर को कैसे जानते हो? आदित्य शंकर, उसने मेरे पापा की जान बचाई थी हॉस्पिटल में, और तब से मैं उसे जानता हूं। 2-3 बार वो मेरे घर पर भी आया है। मैं उससे फेस टू फेस भी मिला हूं। मुझे वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें वो आदमी क्यों पसंद नहीं है सुशील? वो आदमी मेरे पापा से बहुत ज्यादा चिपक कर रहता है और मेरे पापा भी उसके दीवाने बने घूमते हैं, लेकिन मुझे उसके पीछे का असली मोटिव पता है कि वो हमारे पैसे और पावर का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करना चाहता है, इसीलिए हमारे आगे पीछे घूमता है। हमारे परिवार को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। मेरी बेवकूफ भतीजी अनामिका भी उसको अपना दिल दे बैठी है। जब जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे उसकी आंखों में आदित्य के लिए अलग ही प्यार दिखता है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आदित्य तुम्हारे पैसे और पावर के लिए पीछे पड़ा है? आदित्य के सवाल को सुनकर सुशील को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए अपनी उसी टोन में कहा, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। मैं मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब वो मरी
तो मैं उस दुख को सह नहीं पाया और मैंने बहुत सारे तांत्रिक और बाबा से बोलकर उसे जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। पर उन सब ने मेरा इस्तेमाल करके मेरे सारे पैसे हड़प लिए। जब ये बात मेरे पापा को पता चली तो उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, लेकिन उनको मेरी कंडीशन पता थी, इसके लिए वो मुझे अपने साथ ही रखने लगे। आदित्य शंकर भी वैसा ही है। अगर उसने मेरे पापा को ठीक किया है तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा और मुझे पता है कि वो यही रीजन है। सुशील की बात सुनकर आदित्य को थोड़ा सा झटका लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुशील सही कह रहा था। आदित्य ने सबसे पहले जब बख्शी सर को हॉस्पिटल में देखा था तो उनको ठीक करने के पीछे उसका यही ऑब्जेक्टिव था कि वो बख्शी परिवार की पावर का इस्तेमाल करके अपना बदला पूरा करेगा। लेकिन अब इन बातों को सोचने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसने फिर आगे पूछा, और तुम्हें आदित्य के बारे में क्या क्या लगता है? मुझे आदित्य के बारे में वही सब लगता है जो मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं। वो एक पागल बेवड़ा है जो पैसे के लिए मरता है। उसकी जो वो सेक्सी पत्नी है उसे वो डिजर्व नहीं करता। जहां जाता है वहां वो कमीना दूसरों के काम में बिना मतलब के ही टांग अड़ाता है। मुझे और मेरे दोस्तों को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कौन दोस्त? मेरे दोस्त निखिल अग्रवाल और अनुराग सिंघानिया। हम तीनों को ही आदित्य शंकर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। निखिल और अनुराग का नाम सुशील के मुंह से सुनते ही आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि सुशील, अनुराग और निखिल तीनों दोस्त हैं। अब उसके मन में सवाल उठने लगे कि क्या सुशील ही वो तीसरा आदमी है जिसको वो ढूंढ रहा था, या फिर कोई और।